हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। यहाँ हम एनटीयूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं हिंदी में। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेपर 1 के साथ साथ जो कि हम हिंदी में तैयारी करते हैं उसके साथ साथ हम पेपर 2 जो कि हमारा हिंदी है, जो भी पहली बार देख रहे हैं मैं बता दूं कि पेपर 2 की तैयारी भी हम यहाँ पर करते हैं। और जो है सॉरी और जो है कैसे करते हैं उसके हम ट्रिक्स करते हैं, कुछ ट्रिक्स के फॉर्म में, कुछ जो है टिप्स और ट्रिक्स के फॉर्म में करते हैं, छोटी छोटी चीजें। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके एग्जाम में 101% आनी ही है, वो चीजें हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार देख रहा है आज, और जिसने अभी तक जो है जो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से कर ले। और टेलीग्राम चैनल क्या है हमारा, तो टेलीग्राम चैनल है ये लेट्स ब्रेक नेट जेआरएफ विद प्रीति। यहाँ पर जो है इस नाम से आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। अदरवाइज में अभी आप लाइव चैट में भी देखेंगे तो मैं वहां पर भी इसको क्या कर दूंगी, आपको चैट बॉक्स पर भी ये दे दूंगी, वहां से भी आप जो है डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत आती है ज्वाइन करने में, कोई परेशानी होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे अपने कमेंट के थ्रू बताइएगा, तो मैं आपको वहां पर जो है इसका सोल्यूशन दूंगी कि आप कैसे इसे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम को ज्वाइन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपकी जो क्लासेस होती है, रेगुलर जो टेस्ट होते हैं या प्रैक्टिस सेट्स होते हैं, उनकी सबकी पीडीएफ और नोट्स जो है आपको यही इसी चैनल पर प्रोवाइड कराए जाते हैं, यानी कि इस टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा विषय क्या है भाई, हम हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य शुक्ल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, पूरे हिंदी लिटरेचर में सबसे जरूरी किताब है जिसे आप पढ़कर जाएंगे तो कम से कम, मतलब अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो 70% आपकी परेशानियां जो है एग्जाम की वो 70% सॉल्व हो जाएंगी। तो हम करने वाले हैं रीतिकाल के कवियों के बारे में, जो आचार्य शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन है वो एक साथ यहाँ पर मैंने रख दिया आपके लिए, जिससे कि आपको इधर उधर खोजना ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे से आज क्लास होने वाली है हमारी, और यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनता ही है मोस्ट प्रोबेबली। तो इसीलिए अपने जो है एक क्वेश्चन को पक्का करने के लिए फटाफट से क्या कर देना है, आपको सबसे पहले शेयर कर देना है। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जो लोग अभी ज्वाइन करे हैं, फटाफट से पहले एक शेयर कर दीजिए, जिससे कि क्या हो बाकी लोगों तक भी ये पहुंच पाए। ठीक है, दूसरी चीज क्या करनी है आपको, क्या वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर करें, तो ये आपको काम जरूर कर लेना है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे बिना समय गवाए। आई होप आप सबने शेयर कर दिया होगा, जिसने नहीं किया है वो फटाफट से शेयर कर दीजिए। रीतिकाल हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल से करने वाले। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने, ये मैंने क्वेश्चन फॉर्म में रखा है गाइस। क्वेश्चन फॉर्म में इसलिए रखा है बिकॉज क्वेश्चन फॉर्म में हमें ज्यादातर जल्दी से याद हो जाता है। तो मेरा मोटो यही है कि आप क्लास के अंदर ही यहीं पर, मतलब इस वक्त में जो 10 से 12-15 मिनट हमारी क्लास चलने वाली है, क्योंकि इससे लंबी मैं क्लास ये करने वाली नहीं हूँ, छोटे छोटे टुकड़ों में ही हम बनाएंगे इसको, ताकि बहुत लंबी ना हो और सिर्फ आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें मिले जो यहाँ पर फिट हो जाए आपके, ताकि एग्जाम में आपको आसानी हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन फॉर्म में इसलिए रखा है ताकि आपको याद हो जाए। तो पहला कथन है, सर्वप्रिय कवि इस साल के भीतर बिहारी को छोड़कर, साल नहीं है भैया, ये काल है। ठीक है, इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर, क्या कह रहे हैं कि बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ है। उपरोक्त कथन आचार्य शुक्ल है ये। अरे ये कैसे हो गया भाई गड़बड़, आचार्य शुक्ल ने, आचार्य शुक्ल ने, ठीक है ना, आचार्य शुक्ल ने किस रीति काल के लिए, कवि के लिए कहा है भाई, बताइए जल्दी से फटाफट से ऑप्शन देख लीजिए। ने किस रीति काल के कवि के लिए कहा है, चलिए फटाफट देखिए। पहला है पद्माकर, दूसरा ऑप्शन है आपके पास मतीराम, तीसरा ऑप्शन है आपके पास सुखदेव, और चौथा ऑप्शन है घनानंद। आई होप सबने लगा दिया होगा, पढ़ा होगा अगर आपने ये थोड़ा भी ध्यान से, तो आपको पता चल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। सो यस, द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। फटाफट से लाइव चैट में आप लोग आंसर किया कीजिए, जितने लोग भी देखते हैं कमेंट में आंसर किया कीजिए। लाइव चैट में जो लोग देख रहे हैं वो लोग लाइव चैट में आंसर किया कीजिए। इससे क्या होता है, एक प्रतिस्पर्धा और एक कंपटीशन लेवल जो है वो अच्छा लगता है, और मतलब मजा आता है क्वेश्चन करने में, है ना। और हाँ, मैं मतलब उस वक्त पे वीडियो पे तो आपके कमेंट्स का या आपके लाइव चैट का जवाब नहीं दे सकती, लेकिन हाँ मैं कमेंट के थ्रू आपका जरूर जवाब दे सकती हूँ, बिकॉज उस वक्त मैं भी लाइव होती हूँ, मैं भी चीजें देख रही होती हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं लाइव होती हूँ। कुछ परेशानी, कोई दिक्कत आ जाती है तो अलग बात है, लेकिन मैं मोस्ट प्रोबेबली लाइव होती हूँ। तो आप वहां पर अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस भी कर सकते हैं मुझसे। और एक चीज और मैं कहूंगी, लास्ट मंडे मतलब कल की क्लास आपकी हो नहीं पाई थी क्योंकि तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं आपकी क्लास नहीं ले पाई थी। तो आज ये क्लास हम मजेदार करने वाले हैं,
तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। तो कौन है? पद्माकर। सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर, इस काल यानी कि रीति काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ है। मतलब ऐसा कवि, यानी पद्माकर से बिहारी का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, बिहारी जहां पर आ गया, बिहारी को छोड़कर वो कौन बोल रहे हैं? पद्माकर के लिए बोल रहे हैं आचार्य शुक्ल। अगला कथन क्या है भाई? तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वास्तव में यह श्रृंगार रस का सरल सा प्रतीत होता है। इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हाव भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि, यानी मूर्त विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है। किसका कथन है ये? आचार्य शुक्ल ने किसके लिए कहा है और किस रचना के लिए? दोनों के बारे में बात हो रही है। वास्तव में श्रृंगार रस का सरल क्या है भाई? ये एक सेकेंड, मैं इसको जरा देख लेती हूँ, कुछ गड़बड़ चल रही है यहाँ पर। हाँ, तो ये जो है क्या है भाई? वास्तव में ये श्रृंगार रस का सरल नहीं, सार ग्रंथ। क्या है? सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। श्रृंगार रस का क्या प्रतीत होता है? सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। किस रचना के लिए और किसकी रचना के लिए ऐसा कहा है आचार्य शुक्ल ने? फटाफट से देखिए ऑप्शन। जसवंत की जो है भाषा भूषण के लिए, कुलपति की रस रहस्य के लिए, या फिर पद्माकर की जगत विनोद के लिए, और एक ऑप्शन है आपके पास भिखारी दास के काव्य निर्णय के लिए। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर एक ही जगह, मैंने इसको अलग अलग ना रखकर एक से में रख दिया है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। कौन सी रचना है इसमें? क्वेश्चन ये है, इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हाव भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है। तो कौन है? ऑप्शन ए, बी या फिर सी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पद्माकर की जगत विनोद के लिए कहा है। आप थोड़ा सा सुन लीजिए, यहाँ पर जो है शुक्ल जी क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन करते हैं मतीराम जी के रसराज से। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। एक पॉइंट और यहाँ पर है कि मतीराम की रसराज से जो है कंपेयर करते हैं और लिखते हैं मतीराम जी के रसराज के समान पद्माकर जी की जो जगत विनोद है, पद्माकर जी की जगत विनोद जो है भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। यानी कि लोग इतने ज्यादा श्रृंगार रस, जो भी श्रृंगार रस प्रिय थे, उनका क्या था? कंठहार रहा था ये। ठीक है, तो याद रखना है, तीन चीजें हो गई यहाँ पर। मतीराम के रसराज से कंपेयर कर रहे हैं जगत विनोद को, फिर उसे क्या कह रहे हैं? वास्तव में श्रृंगार रस के उसका सार ग्रंथ प्रतीत होता है। तो ये दोनों तीनों चीजें आपको याद रखनी। किसका है? पद्माकर के जगत विनोद के लिए कहा है इन्होंने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3। क्या है प्रश्न संख्या 3? भाषा की सब प्रकार की शक्तियों पर इस कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। कौन है ये? किसके लिए कहा है? उपरोक्त कथन आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल के किस कवि के लिए कहा है? पद्माकर, भट्ट, मतीराम, सुखदेव, घनानंद। ऑप्शन सेम है, फटाफट से बताइए किसके लिए कहा है? सो द ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये भी इन्होंने किसके लिए कहा है? पद्माकर के लिए। अब देखिए, अब यहाँ पर मैंने लगातार तीनों जो इंपॉर्टेंट कथन थे, यहाँ से जितना भी मिल पाया था आचार्य शुक्ल ने, जितना भी इनके बारे में लिखा था पद्माकर के बारे में, वो एक जगह पर रखा है इसीलिए। ठीक है, प्रश्न 1, 2 और 3 तीनों ही जो है इनसे संबंधित है। सो द आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पद्माकर भट्ट जो है उनके लिए कह रहे हैं भाषा की सब प्रकार की शक्तियों पर इस कवि का क्या है? अधिकार दिखाई पड़ता है। ये है आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4, इन्हें कोई अच्छा उदार आश्रयदाता नहीं मिला। पहली चीज बहुत ध्यान से समझ लेनी है, अगर आप थोड़ा भी लॉजिकली भी सोचोगे तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर। नहीं मिला, जिसके यहाँ रहकर इन्होंने सुख से कालयापन किया हो। किसके लिए कह रहे हैं? चिंतामणि, देव, तोषनिधि, सुखदेव। फटाफट से बताइए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताइए, ध्यान से देखिए, लॉजिकली सोचिए और याद कर लीजिए आश्रयदाता किसे नहीं मिला, कौन है वो? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देव। देव के लिए कहते हैं आचार्य शुक्ल जो है, देव के लिए कहते हैं कि इन्हें कोई अच्छा उदार आश्रयदाता नहीं मिला जहां पर ये एक लंबे समय तक के लिए रहे हो। हाँ, कहीं कहीं थोड़े थोड़े समय के लिए जरूर रहे हैं, लेकिन एक लंबा समय इन्होंने कहीं पर नहीं बिताया। ये बराबर अनेक ईसाइयों से यहाँ के अनेक रईसों के यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहे, पर कहीं जमे नहीं। ये आगे की लाइन है इनकी। ठीक है ना, किसके लिए कह रहे हैं? कवि देव के लिए कह रहे हैं, याद रखना है आपको ये। ठीक है ना, देखो देव कौन है? कृष्ण के लिए। मैंने एक ही इसका निमोनिक रखा हुआ है मैंने, देव कृष्ण के लिए। क्या उन्हें किसी आश्रयदाता की जरूरत है? नहीं है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि किसे आश्रयदाता नहीं मिला या फिर नहीं जरूरत है, वो कौन है? देव। ठीक है, साथ साथ याद भी करते चलिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, आचार्यत्व पद के अनुरूप कार्य करने में रीतिकाल के कवियों में
पूर्ण रूप से कोई समर्थ नहीं हुआ है। ये जो महत्वपूर्ण कथन है रीतिकाल के कवियों के लिए कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? डॉक्टर बच्चन, डॉक्टर नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर आचार्य शुक्ल? फटाफट से जरा बता दीजिए कि क्या है इसका आंसर। आचार्यत्व पद के अनुरूप, अगर आपने जो है शुक्ल को थोड़ा भी पढ़ा है और समझा है उनकी लैंग्वेज को, तो यहां से पकड़ सकते हैं आप इन शब्दों को कि कौन बोल रहा है ये। तो ये आंसर ये बोल रहे हैं कौन? आचार्य शुक्ल के आचार्यत्व पद के अनुरूप कार्य करने की। देव, भिखारीदास, इन लोगों को ये कवि और आचार्य दोनों माना है, लेकिन फिर भी ये क्या कहते हैं कि कहीं ना कहीं कमी रहती है। आचार्यत्व पद के अनुरूप कार्य करने में ये कहीं ना कहीं असमर्थ दिखाई पड़ते हैं। कौन कह रहा है? आचार्य शुक्ल कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। आई होप पांचों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और साथ साथ याद भी हो गए होंगे। ठीक है, नहीं याद हुआ तो एक बार और वीडियो देख लेना, फटाफट से याद हो जाएंगे और इनको अभी याद कर लीजिए, आगे के लिए या फिर बाद के लिए बिल्कुल भी मत छोड़ना। चलिए, छंद शास्त्र पर इनका सा, ये सा है बस, इनका सा शब्द निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। यहां पर क्या होना चाहिए? इनका सा निरूपण, सॉरी ये शब्द निरूपण नहीं, इनका सा शब्द, इनका सा निरूपण किसी और कवि ने नहीं किया है। ये कौन है? जरा ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन है। हाँ, इनका सा विशद है, विशद, ठीक है ना। इनका सा विशद निरूपण किसी ने नहीं किया है। ठीक है, ये मैं ठीक कर देती हूँ। फटाफट से देखिए आंसर। भिखारीदास, कुलपति, सुखदेव मिश्र या फिर कविदेव? कौन है ये? किसके लिए कह रहे हैं आचार्य शुक्ल ऐसा? फटाफट से बताइए। ऑप्शन नंबर ए, बी या फिर सी? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सुखदेव के लिए ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? छंद शास्त्र पर इनका सा। छंद शास्त्री कौन है? एक बार याद रख लीजिए। सुख से छंद का शास्त्र करने वाले, ठीक है, छंद शास्त्र लिखने वाले कौन है? सुखदेव। ठीक है, छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि का नहीं है। ठीक है, कौन है? सुखदेव। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7। क्या कह रहे हैं? रीति ग्रंथ वाले कवियों में इस प्रकार की स्वच्छ, चलती और स्वाभाविक भाषा कम कवियों में मिलती है। ध्यान से पढ़िए और आंसर बताइए कौन है ये। उपरोक्त कथन किस शुक्ल ने किसके लिए कहा है? तो बिहारी, मतीराम, घनानंद या फिर मंडन? ध्यान से देखिए क्या होना चाहिए। रीति ग्रंथ वाले कवियों में, यानी कि रीति ग्रंथ में जितने भी कवि हैं, इस प्रकार की स्वच्छ, चलती और स्वाभाविक भाषा कम कवियों में मिलती है। किसके लिए कह रहे हैं? बिहारी, मतीराम, किसके लिए? घनानंद या मंडन? तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मतीराम के लिए ऐसा इन्होंने कहा है। याद रखना है, भाषा स्वच्छ, देखो जो मति से काम लेता है, मति यानी कि बुद्धि से काम लेता है, उसकी भाषा कैसी होती है? स्वच्छ होती है और स्वाभाविक होती है। ठीक है ना, जैसा है व्यवहारिक भाषा बोलता है। ठीक है, तो स्वच्छ भाषा का प्रयोग कौन करेगा? मति से करते हैं, तो मतीराम। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भाषा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। भाषा इनकी बड़ी स्वाभाविक, चलती और कैसी है? व्यंजनापूर्ण है। अब देखो यहां से सिर्फ स्वच्छ ले लो आप, ठीक है, स्वच्छ ले लो, क्योंकि आगे आपको ऐसा कंफ्यूज करने वाले मिलेंगे। तो मति से हम स्वच्छ भाषा बोलते हैं, एकदम साफ सुथरी। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि भाषा एकदम स्वाभाविक, चलती और व्यंजनापूर्ण है। व्यंजनापूर्ण किसकी भाषा को कह रहे हैं? बिहारी, मतीराम, घनानंद, मंडन किसकी भाषा को कह रहे हैं? ध्यान से देखिए और बताइए। व्यंजनापूर्ण होती थी, उसमें कवियों का सा शब्द आडंबर नहीं दिखाई देता, और कवियों का सा कैसा? शब्दों का आडंबर नहीं था, स्वाभाविक थी, चलती थी और व्यंजनापूर्ण थी। किसकी है ये भाषा? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मंडन की भाषा है ये। मंडन के लिए कह रहे हैं, मतलब इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते थे कौन? कवि मंडन। याद रखना है आपको कैसे? व्यंजना, देखो जाल, मंडन, इस तरीके, मंडल एक तरीके से कौन बनाता है? तो व्यंजना से बनाते हैं ना, टेढ़ी बातों से क्या बना लेते हैं? एक मंडल बना लिया। ठीक है, ऐसे देखो कुछ अलग अटपटे निमोनिक बनाओगे जब भी चीजें माइंड में सेट हो पाएंगी, वरना एक जैसी चीजें है, सोचो आप एक जैसे। आचार्य शुक्ल ने, अभी तो आगे देखिएगा मैंने रखे हैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे जो है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते थे मैंने यहाँ पे रखे हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आप थोड़ा अलग तरीके के ऐसे ही थोड़े फनी निमोनिक बनाकर और एक कीवर्ड से जोड़कर आप याद रख सकते हैं। ठीक है ना, मंडल बनाया कैसे? व्यंजनापूर्ण भाषा से। ठीक है ना, व्यंजनापूर्ण भाषा का प्रयोग करके, जिसमें व्यंजना यानी कि टेढ़ी भाषा, व्यंजना का मतलब यही होता है ना, थोड़ी टेढ़ी और थोड़ी घुमावदार भाषा का प्रयोग करके। ठीक है, तो मंडन है वो। भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी। किसके लिए कह रहे हैं आचार्य शुक्ल? बेनी, कवि बेनी, चिंतामणि, जसवंत सिंह या फिर मतीराम? ध्यान से देखिए, अनुप्रास युक्त, क्या कह रहे हैं? अनुप्रास युक्त। कौन है ये? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेनी।
कौन है? बेनी। कवि बेनी के लिए ऐसा कह रहे हैं ये भाषा चलती होने पर भी कैसी थी? अनुप्रास युक्त। देखिए एक दो बार अगर आपने कर लिया ना, एक बार वीडियो देखेंगे आपको ध्यान रह जाएगा, फिर इनको लिखना, दूसरी बार वीडियो देखकर लिख लेना, नोट्स बना लेना अपने, तो आई एम श्योर 101% मैं कह रही हूं कि आप एग्जाम में पक्के से कर आएंगे। या पूरा पूरा याद करने की जरूरत नहीं, कुछ कीवर्ड्स उठा लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 पर आ रहे हैं हम। बोलचाल की चलती भाषा में भाव का ज्यों का त्यों सामने, भावों को ज्यों का त्यों सामने रख देना इस कवि का लक्ष्य रहा है। कौन है ये? किसके लिए कह रहे हैं आचार्य शुक्ल ऐसा? तो बोधा, ठाकुर, घनानंद या फिर बिहारी। ध्यान से देखिए किसके बारे में ऐसा कह रहे हैं। बोलचाल की चलती भाषा में भाव का ज्यों का त्यों, भावों का ज्यों का त्यों सामने रख देना, भावों को, इसका लक्ष्य रहा है। कौन है? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऐसा ठाकुर के लिए कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं? कवि ठाकुर के लिए कह रहे हैं। ठीक है, कौन है? देखो ठाकुर यानी कि मैं ठाकुर को भी कृष्ण से ही जोड़ती हूँ। ठीक है ना, ठाकुर सा यानी कृष्ण से ना जोड़कर चलो दूसरे इसमें जोड़ लीजिए, आप कैसे याद कर सकते हो आप। ठीक है ना, कैसे याद कर सकते हैं? चलो, प्रेमिका के ठुकराने पर जो है क्या बना लिया? कवि ने लक्ष्य बना लिया है। ठीक है ना, तो लक्ष्य वाली भाषा जहां पर आएगा, ज्यों का त्यों सामने रख देना इस कवि का लक्ष्य रहा है, तो लक्ष्य किसका रहा है? ठाकुर का रहा है। ठीक है, याद रख लेना ऐसे। हाँ भाई, तो जो लोग अभी जुड़े हैं एक बार फिर से बता दूं कि वो क्या कर सकते हैं। जो लोग अभी जुड़े हैं, नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा है, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है ना जहां पर, तो अभी क्वेश्चन आगे हैं, अभी आगे और करने वाले हैं हम प्रश्न। सो हाँ, अभी है आगे और प्रश्न, तो बस यही कहूंगी कि रेड कलर का सब्सक्राइब ऑप्शन दिख रहा है, वहां पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग चैनल पे नहीं जुड़े हैं। और लास्ट वीडियो जरूर देखिए। अब तक हम रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड कर आए हैं, तो एक बार जरूर डेमो क्लास ले। उनके नोट्स आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, लेट्स ब्रेक नेट जेआरएफ विद प्रीति, जिससे मैंने खुद पढ़ा था अपने जेआरएफ के लिए, वही नोट्स मैं आपको वहां पर उसमें चेंजेस करके, उसमें अपडेट करके आपको प्रोवाइड कराती हूँ। और अभी हम क्रैश कोर्स के थ्रू क्या कर रहे हैं? पीडी यानी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो ये है कि कल मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं, टॉप 30 क्वेश्चंस हम करेंगे जो कि हायर एजुकेशन से, पीडी से होंगे आपके, और एक सब्जेक्ट और हम ऐड करेंगे, तो तीन यूनिट्स हम उसमें रखेंगे। 3 यूनिट्स में 30 क्वेश्चंस हम कल जो है यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास आपकी बड़ी जोरदार होने वाली है, तो क्या कर लेना है आपको? फटाफट से जो है सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से जो है एक तरीके जैसे एक अलग सा ना, शुक्ल ने एक जैसे शब्दों का बड़ा प्रयोग किया है सबके लिए, तो उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो हम यहाँ देखेंगे। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में जो है भरा पड़ा है। ये भरा, हरा नहीं, भरा पड़ा है भाई। ठीक है ना, भरा पाया जाता है। किसके लिए कह रहे हैं? आलम, बोधा, बिहारी या फिर घनानंद। क्या होना चाहिए भाई इसका आंसर? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इनको सिर्फ समझते चलो, क्वेश्चन फॉर्म में इसलिए रख दिया याद हो जाए बस। ठीक है ना, तो प्रेम की पीर और इश्क का दर्द, इसको इश्क के दर्द से याद रखो। ठीक है, जहां पर इश्क का दर्द, क्योंकि आलम की कहानी आप जानते होगे। आलम को एक जो है प्रेम होता है, एक जो है एक नारी से जो जो उसके महल में ही होती है, उससे प्रेम होता है, लेकिन फिर उसको ढूंढने के लिए उसको निकाल दिया जाता है, वो महल से चली जाती है, फिर उसे ढूंढने के लिए बहुत जगह जगह घूमते हैं और वो इश्क का दर्द महसूस करते हैं वो। ठीक है ना, तो ये किसके लिए? आलम के लिए इश्क का दर्द जो है। फिर देखिए प्रेम की पीर, प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़ी मर्म स्पर्शनी युक्ति से जो है, युक्ति से की है। तो मर्म स्पर्शनी व्यंजना की बात कहां पर कर रहे हैं? बोधा, आलम, बोधा, बिहारी या फिर घनानंद। क्या होना चाहिए इसका आंसर? किसके लिए कह रहा है? प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़ी मर्म स्पर्शनी युक्ति से की है। तो कौन है ये? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जो है बोधा। बोधा के लिए कह रहे हैं क्या? व्यंजना की बात कर रहे हैं। यहां से एक कीवर्ड उठा लो आप, यहां से पहले इसका दर्द ले लिया, अब यहां से ले लो कि प्रेम की पीर की व्यंजना भी क्या करिए? बड़े मर्म स्पर्शनी युक्ति से किया। मर्म स्पर्शनी ले लो या फिर व्यंजना ले लो। ठीक है, किसके लिए कह रहे हैं? बोधा के लिए। अगला एक और है, प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, ये यहां तक है एक तो। ठीक है, इसके आगे भी सुन लो। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं है, या दूसरा कवि हुआ, दूसरा कवि नहीं हुआ भाई, यहां पर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इसको ठीक कर लेना, दूसरा कवि नहीं हुआ है। ये किसके लिए कह रहे हैं? तो ये किसके लिए कह रहे हैं भाई? तो ये कह रहे हैं किसके लिए बताइए? आलम, बोधा, बिहारी या फिर जायसी। फटाफट से बता दीजिए किसके लिए कह रहे हैं। ऑप्शन सेम है, प्रेम की पीर की को लेकर इनकी वाणी प्रादुर्भाव
कब वाणी का प्रादुर्भाव हुआ? तो ये कह रहे हैं आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। कौन? बिहारी। किसके लिए कह रहे हैं? बिहारी। अब ऐसा ही एक और देखिए आप, यहाँ पर नोट पॉइंट में लिखा है मैंने, यही सेम शब्द फिर से प्रेम की पीर वाला जो शब्द है ये फिर से ये प्रयोग करते हैं, और किसके लिए कर रहे हैं इस बार जरा देख लेते हैं एक बार। क्या लिख रहे हैं? जिसके, यानी कि पद्मावत, पद्मावत से आप समझ गए होंगे जायसी के बारे में बात हो रही है। पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। तो प्रेम की पीर एक बार फिर से प्रयोग किया था इन्होंने। ठीक है, तो 4 कवि हो गए। पहला हमने देखा किसके लिए? बोधा के लिए। याद कर लीजिए अभी इसको। पहला हमने देखा किसके लिए? सबसे पहले आलम के लिए देखा। ठीक है, आलम के लिए क्या कह रहे हैं? इश्क का दर्द। ठीक है, आलम के लिए क्या कह रहे हैं? आलम में से पूरा नहीं लिखूंगी, इसको ऐसे याद कर लीजिए, इश्क का दर्द। ठीक है, दूसरा इन्होंने लिखा बोधा के लिए। ठीक है, बोधा के लिए हमने क्या किया? मर्म स्पर्शनी। ठीक है, या फिर व्यंजना, मर्म स्पर्शनी व्यंजना, ऐसे करके याद कर लीजिए बोधा। ठीक है, तीसरा इन्होंने लिया बिहारी के लिए। क्या कह रहे हैं कि प्रेम, ये देखिए, प्रेम की पीर को ही को लेकर वाणी का प्रादुर्भाव। तो वाणी के प्रादुर्भाव की बात की है किसके लिए? बिहारी के लिए। और एक और बार प्रेम की पीर का इन्होंने शब्द ये यूज किया है, वो किसके लिए कर रहे हैं? तो वो कर रहे हैं जायसी के लिए। ठीक है, 3 याद कर लोगे तो चौथा अपने आप ही आपको याद होने वाला है। ठीक है, तो ये 4 चीजें एक जैसी हैं। अब यहाँ पर जो है ये तो पॉइंट्स आपके खत्म होते हैं, लेकिन एक चीज मैं और बताना चाहूंगी आपको, वो ये है कि बिहारी और घनानंद को लेकर भी आचार्य शुक्ल ने बहुत सारे जो हैं इनके कथन मिलते हैं, और ये काफी सारे इंपॉर्टेंट है। ये मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं रखे क्योंकि आपको ये एज इट इज पांडे, किसमें? पांडे की बुक में। पांडे यानी कि सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की ये पुस्तक है आपकी, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए, गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की पुस्तक है आपकी, इसके अंतर्गत आपको ये मिल जाते हैं। ठीक है, देखिए पूरा का पूरा पेज नंबर 158 पर है। मैं एक बार बता देती हूँ आपको, लिख देती हूँ यहाँ पर, किस पर मिलेगा आपको ये? पेज नंबर 158 पर। आप यहाँ से चेक कर सकते हो, और अगर आपके पास नहीं है या आप चाहेंगे कि ये मैं आपको इस पीडीएफ के साथ इसकी स्क्रीन, इसका फोटो रख दूं, तो आप मुझे बता देना, मैं इस पीडीएफ के साथ इसका फोटो क्लिक करके रख दूंगी आपके लिए। ठीक है, और 160 पर, ठीक है, 158 पर है घनानंद और सॉरी बिहारी, और 160 पर है आपके घनानंद। पूरे यहाँ पर 4 से 5 लगभग जो है इन्होंने क्या दिए हैं? 4 से 5 स्टेटमेंट्स है जो एज इट इज शुक्ल से ही हैं इसमें, इसीलिए मैंने नहीं रखे, क्योंकि आपको ये यहाँ पर मिल जाएंगे आसानी से। इस बुक में से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और मैं इसका जो पेज है वो मैं आपको यहाँ पर पीडीएफ में रख दूंगी, जिससे कि आपको ये मिल जाए एक साथ में सारे के सारे। तो हमने लगभग 13 से 14 कथन कम से कम किए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट